अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स का आज जी चैप्टर नंबर 5 का पहला आर्टिकल है 5.1 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कानून के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बेटा, न्यूटन ने 1665 में ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, जब वो एक एप्पल के दरख्त के नीचे बैठ के आपके प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन जो थी अराउंड द सन उसको सोच रहा था, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये कैसे होती है। तो उसने देखा कि एक एप्पल जो है वो नीचे की तरफ उसकी तरफ आया, तो उसने उस एप्पल के नीचे गिरने के साथ साथ उसने अपनी डिस्कवरी भी देख ली, जो कि जिस पर वो काम कर रहा था। तो मतलब उसने दोनों के आंसर उसे मिल गए। जिस फोर्स से एप्पल नीचे गिरा, उस फोर्स के मिलने से उसे दोनों के आंसर मिल गए कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, और प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं। तो ये टॉपिक है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है कि एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स दैट अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कि हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी। अब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, कि उनके मैसेज का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जिस तरह उनके मैसेज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। ये देख सकते हैं आप, m1 एक मैस मैंने लिया हुआ है, ये m2 मैस लिया हुआ है। इन दोनों के दरमियान एक सेपरेशन है जिसे मैंने d से शो किया हुआ, ये डिस्टेंस है बेटा। अब आप देख सकते हैं कि जो m1 है ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, m2 इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट जब हम इसका सब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें यही कंसेप्ट आपके न्यूटन थर्ड लॉ की इसके साथ जो है एनालॉजी को बताता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ इसके साथ किस तरह से अटैच है। अब हम जरा इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ रिजल्ट मैथमेटिकली यहां पर लिखते हैं कि आपने कहा जी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ मैसेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब वो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये d स्क्वायर है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, के d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। बेटा इस लॉ को, ये F ओवर d स्क्वायर जो है इसको बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है जी, कंबाइन करें आप किसको? 1 एंड 2, कंबाइन 1 एंड 2। 1 और 2 का आप अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनता है F m1 m2 ओवर d स्क्वायर। बेटा ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो उसको खत्म करने के लिए आप इक्वल के साथ एक कांस्टेंट का सहारा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट कैपिटल G लगाते हैं, m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो इस कैपिटल G को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है जी, इसकी जो वैल्यू है आपके पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू आप लोगों के पास होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बेटा ये आपके पास इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो ये आपके पास कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी कम है। अब देखें ना, हमने बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि भाई मेरे पर और इस बोर्ड पर या इस मार्कर पर या कोई भी चीज जो यहाँ पर मौजूद है तो उस पर फोर्स लगनी चाहिए, हमें एक दूसरे से टकराना चाहिए, एक दूसरे से फोर्स की वजह से एक दूसरे से हमें एक दूसरे के साथ टकराना चाहिए। तो ऐसे क्यों नहीं होता? आपने ये देखा है कि ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसका अमल दखल है इस रिलेशन में। ठीक है जी, इस रिलेशन में इसका अमल दखल है।
और इसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास ये फोर्स जो है ये नेग्लिजिबल हो जाती है, ये हमें फील नहीं होती। ये आपके पास जो है रिजल्ट है आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं इसको, न्यूटन को, कि न्यूटन कैसे थर्ड लॉ जो है उसका कैसे एक्ट करता है। अब F फोर्स लगानी है M1 मैस ने टुवर्ड्स M2। द फोर्स अप्लाइड बाय द मैस M1 ऑन M2 इज F and the force applied by M2 on M1 is minus F। जो M2 M1 पर लगा रहा है वो माइनस F है, जो M1 M2 पर लगा रहा है ये F है। तो ये एक्शन और रिएक्शन के लिहाज से आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये आपके पास जो है न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर एप्लीकेबल होगा, इसकी एनालॉजी बनती है न्यूटन के थर्ड लॉ से। अभी आपको मैं यहां से कुछ ये बता देता हूं कि आपके पास जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसके यूनिट किस तरह से आते हैं। तो मैं यहां पर इसका फार्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो मैं इस डी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ जाके, F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2। अब ये जो कैपिटल G को मैं इधर ही रहने देता हूं, कैपिटल G मुझे चाहिए, M1 और M2 का मैं क्या कर देता हूं जी, डिवाइड कर देता हूं। इधर मैं ला के नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं, F डी स्क्वायर ओवर M1 M2 इज इक्वल टू कैपिटल G। ये कैपिटल G के लिए बेटा आपका फार्मूला बन चुका है यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए। इसके यूनिट्स देखें आप, अब मैं आपको यहां पर लाया इसलिए हूं कि आप इसके यूनिट्स देख सकें। तो फोर्स की जगह उसका न्यूटन यूनिट लिखें, डिस्टेंस की जगह मीटर लिखें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, ठीक है जी। और मैस M1 की जगह kg लिखें और दूसरे M1 की जगह भी M2 की जगह भी kg लिखें। तो ये क्या बन गया आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर। तो जब kg स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये बेटा इस तरह से इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट की डेरिवेशन होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।